आज की इस वीडियो में हम जो है वो सैमसंग के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे सैमसंग इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर एक अपना दबदबा क्रिएट कर पाया। राइट, सैमसंग एक लौता है जो इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर 80,000 करोड़ का साल का रेवेन्यू करता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच। राइट, आखिर उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या थी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या थी ना, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विश्व चोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। अब सैमसंग ने जो सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट की ना, वो थी भैया प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो 2004 के बाद में इंडिया के अंदर स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन धीरे धीरे आने लगा था। माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा और कार्बन, ये कंपनियां क्या करती थी, ये चाइना से जाती थी, वहाँ से कंपनियां टच स्क्रीन मोबाइल खरीदती थी, उसके ऊपर अपना नाम अपना बॉक्स लगा के कस्टमर को बेचा करती थी। सैमसंग को इस चीज़ से छुटकारा पाना था, इन्होंने डिफ्रेंशिएट करना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको जो है वो इंडिया के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट के अंदर 5th नंबर की पोजीशन मिल गई और प्रीमियम सेगमेंट के अंदर 1st नंबर की पोजीशन जो है वो एक्वायर कर ली। क्योंकि उस समय सोनी के अलावा दूसरा कोई प्रीमियम सेगमेंट के अंदर ब्रांड नहीं था। HTC था बट वो इतना कुछ खास नहीं काम करता था, लेकिन सोनी और सैमसंग के बीच में काफ़ी अच्छा सा कॉम्पिटिशन चलता था प्रीमियम सेक्टर के अंदर। राइट, और यहाँ पे हुआ क्या, धीरे धीरे कि सैमसंग की जो प्रीमियम ब्रांड के रूप में एज ना प्रेस्टीज होने लगी, लोग उसे प्रीमियम ब्रांड के रूप में जानने लगे, तो उसे एंड में जाके काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगा। उसका फायदा वो आज भी उठा रहा है, कैसे आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे। अब जो दूसरी स्ट्रेटेजी उसने इस्तेमाल की थी ना, वो 2011-12 के बीच में इस्तेमाल की थी। वो ये स्ट्रेटेजी थी कि सेम कॉस्ट सेम क्वालिटी स्ट्रेटेजी। राइट, ये जो एक रिप्लिकेशन था शाओमी का, शाओमी की एंट्री इंडिया में हो चुकी थी। शाओमी जो है वो इंडिया के कस्टमर्स को जो है वो काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर अच्छे क्वालिटी के स्मार्टफोन जो है वो दे रहा था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन का मार्केट टूट रहा था। लेकिन शाओमी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो चारों का मार्केट एक साथ खा सके, तो उसे किसी एक का ही खाना था, तो उसने माइक्रोमैक्स का खाना पसंद किया। उसी के साथ साथ जो इंटेक्स, लावा, कार्बन था ना, उसका मार्केट सैमसंग ने खा लिया। कैसे? शाओमी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को, शाओमी की बिजनेस स्ट्रेटेजी को रिप्लिकेट करके उन्होंने सेम स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपने सारे मिड रेंज प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इंटेक्स, लावा, कार्बन के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बाहर कर दिए और उसके बदले में अपने रिप्लिकेटेड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, जिसकी वजह से सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इतना ज़्यादा फायदा हो गया कि 26% का मार्केट शेयर अकेला सैमसंग ओन करता है इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के अंदर और 28% का मार्केट शेयर शाओमी ओन करता है। सिर्फ 2% का फर्क है। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो सैमसंग ने इस्तेमाल की इंडिया के मार्केट के अंदर, वो थी भैया इंक्रीज कंजम्पशन स्ट्रेटेजी। अब देखो इंक्रीज कंजम्पशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, मैंने इस स्ट्रेटेजी को जो है वो बायजूस की वीडियो में समझाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोवाइड मोर ऑप्शंस व्हेन यू हैव अ गुड ब्रांड विल। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आपका ब्रांड विल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए ताकि कस्टमर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू दे। जब आपका ब्रांड का काफ़ी अच्छा नाम होता है ना, तो कस्टमर का ट्रस्ट अपने आप आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाता है। सैमसंग इस चीज़ को जानता था, इसलिए उसने शुरुआत में प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन इंडिया के मार्केट के अंदर प्रीमियम ब्रांड के रूप में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी कस्टमर के माइंड के अंदर, यानी कि पोजीशन करना स्टार्ट कर दिया एक तरीके से। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीवी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने AC बनाना स्टार्ट कर दिए, होम थिएटर्स, स्पीकर्स, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गए या फिर वॉशिंग मशीन, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट जो है ना वो सैमसंग ने लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए। इसके वजह से अल्टीमेटली उसका मार्केट शेयर भी बढ़ने लगा और उसका रेवेन्यू भी बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास क्योंकि कस्टमर को एक्चुअल में ये मालूम था कि सैमसंग जो है वो एक प्रीमियम ब्रांड है और प्रीमियम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। ऐसी सैमसंग की पोजीशन की वजह से लोगों ने इन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद किया। सैमसंग एप्पल के बाद में दूसरा ऐसा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के अंदर आता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर आता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिटेंशन है एप्पल के कंपेरेटिवली। एप्पल के पास 70% का कस्टमर रिटेंशनशिप है, वही सैमसंग के पास 60% का कस्टमर रिटेंशनशिप है, जो कि उसे इंडिया के मार्केट के अंदर जो है वो सेकेंड स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाता है। प्लस उसी के साथ साथ से जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर भी उसे अपना एक दर्जा देता है, राइट, एक तरीके से उसका दबदबा बनाए रखता है। 100 में से 60 लोग अल्टीमेटली सैमसंग के ही प्रोडक्ट खरीदते हैं अगर एक बार वो सैमसंग के इकोसिस्टम में आ गए तो। ये सैमसंग की सबसे बड़ी एडवांटेज है जो कि उसने एप्पल से कॉपी की थी। 4th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझेंगे। 4th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है ना वो अल्टीमेटली लिंक है तीसरे नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ में। अगर तीसरे नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो आपको 4th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी चाहिए
फोर्थ नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी आई थी सबसे शुरुआत में, यानी कि 1995 से लेके 2004 के बीच में, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। सैमसंग ने जो है ना वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था और उन्होंने जो है वो अल्टीमेटली सिंगल लाइन मल्टीपल चैनल अप्रोच का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या था, अब ये मान लेते हैं सैमसंग के पास स्मार्टफोन के डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सैमसंग क्या करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करता है कि भाई देख, तू स्मार्टफोन तो डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, तेरे एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी काफ़ी अच्छी है, तुझे तेरा एरिया को अच्छे बारे में नॉलेज है, तो एक काम करना, तू मेरे टीवी की भी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कमा। राइट, स्मार्टफोन की तो तेरे पास ऑलरेडी है, टीवी की भी ले ले, एसी की भी ले ले, रेफ्रिजरेटर की भी ले ले, कूलर की ले ले, राइट, पंखे की ले ले, राइट। तो ऐसे करके सैमसंग ने जो है वो अपने सिंगल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीपल चैनल टास्क में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से उसको तीसरी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और तीसरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है, इंक्रीज कंजम्पशन स्ट्रेटेजी, जो कि अल्टीमेटली इंप्लीमेंट होती है आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हो। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी के अंदर आपको जो है वो सिंगल लाइन मल्टीपल चैनल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी ये चीज़ काम करती है। फिफ्थ नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी जो सैमसंग ने इस्तेमाल की थी वो थी भैया डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब देखो 2014 के बाद में, जैसे 2016 के बाद में एक तरीके से इंडिया के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन आ गया ना, तो कस्टमर जो है वो दो हिस्से में बट गए। वो कस्टमर जो कि ऑनलाइन जाके रिव्यू देखते हैं प्रोडक्ट्स का, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं और तब जाके प्रोडक्ट की परचेस करते हैं, और दूसरे वो कस्टमर जो डायरेक्ट ऑफलाइन शॉप में जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो परचेस करते हैं। अब कस्टमर जो है वो टेक सेवी कस्टमर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है इंडिया के मार्केट के अंदर। तो सैमसंग जो है ना वो आज के डेट में क्या करता है, वो जो है ना वो स्मॉल लेवल इम्पैक्ट के ऊपर काम करता है, यानी कि धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आज के डेट में यूथ जो है वो इंडिया की यूट्यूब चैनल के ऊपर जाती है, टेक्निकल गुरुजी हो, टेक बर्नर हो, टेक इन टेक हो, यहाँ पे जाते हैं, स्मार्टफोन्स के रिव्यू देखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि ये स्मार्टफोन लेना है या नहीं लेना है। तो सैमसंग यहाँ पे क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएशन फैक्टर लेके आता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पहले क्या होता था, जो ब्रांड्स वगैरह हुआ करते थे ना, वो अपने से प्रीमियम प्रोडक्ट्स को ही अपडेट देते थे, लेकिन कोई अपने मिड रेंज प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं देते थे। कोई अपने 7,000 8,000 वाले फ़ोन को अपडेट नहीं प्रोवाइड करता था, 10,000 15,000 फ़ोन वाले को भी कोई अपडेट नहीं प्रोवाइड करा जाता था। बट सैमसंग ने इस चीज़ को नोटिस किया। सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग ने अल्टीमेटली ये कहा कि वो जो है वो अब से लेके उसने जो है वो एक वन यूआई अपना एक कस्टमर थीम बनाया, जैसे एमआई यूआई वगैरह होता है, राइट, अलग अलग कंपनियां बनाती है, जैसे ऑक्सीजन ओएस होता है, वैसे उसने वन यूआई बनाया। और उसी के साथ साथ उसने ये बात बोल दी कि वो जो है ना अब से लेके 10,000 से लेके 70,000 के मोबाइल तक जो है ना वो वन यूआई के स्टेबल अपडेट्स प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से उससे जो है ना वो एक साइडली बेटर एडवांटेज मिल गया पूरे टेक मार्केट के अंदर। यानी कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख के अपने वीडियोस देख के जो है वो स्मार्टफोन खरीदते हैं, उनके लिए उन्होंने एक प्लस एडवांटेज ये दे दिया कि अब सैमसंग जो है वो आपके 15,000 के फ़ोन को भी अपडेट प्रोवाइड करेगा और 70,000 फ़ोन के ऊपर भी अपडेट प्रोवाइड करेगा। पहले तो वो सिर्फ 70,000 को प्रोवाइड करता था, लेकिन जब से 15,000 के ऊपर प्रोवाइड करने में लगा है ना, वैसे उसकी वजह से अल्टीमेटली उसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिल गया है। इसी की वजह से दूसरे जो ब्रांड्स हैं ना अल्टीमेटली अब 15,000 वाले स्मार्टफोन्स को भी एक तरीके से अपडेट देना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इतने अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उतने स्टेबल वर्जन नहीं है। और ज़्यादातर ब्रांड जो है ना वो नहीं करते हैं छोटे लोगों के लिए, छोटे स्मार्टफोन्स के लिए जो है वो अल्टीमेटली अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करते। इसका मेन रीज़न ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सैमसंग के पास बहुत बड़ी टीम है, इतनी बड़ी टीम है कि वो बड़े आराम से सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए जो है वो अपडेट्स क्रिएट कर सकते हैं, और वो क्रिएट कर भी देते हैं, उनको कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ह्यूमन जो है उनके पास बहुत बड़े स्केल के ऊपर अवेलेबल है, और उनको काफ़ी आसानी होती है इस चीज़ को करने में, और वो बड़े आराम से टैकल कर देते हैं इस चीज़ को। लेकिन 2012 में सैमसंग का अचानक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था टीवी मार्केट के अंदर। अब क्यों हो गया था, देखो उस समय जो है ना वो फ्लैट टीवी काफ़ी ज़्यादा चर्चित होने लगे थे, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ने लगी थी, राइट। लेकिन क्या होता था, जब वो टीवी खराब वगैरह होता था ना, तो कस्टमर को अच्छी सर्विस वगैरह नहीं मिलती थी, तो कस्टमर जो है ना अपने नियर बाय किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में टीवी ला के देता था, तो वो क्या करता था, अल्टीमेटली ओरिजिनल पार्ट निकाल लेता था, डुप्लीकेट बिठा देता था, और उसके बाद में ब्रांड का नाम भी खराब हो जाता था। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली सैमसंग के जो प्रोडक्ट है ना, यानी कि जो उसके जो फ्लैट टीवीज वगैरह होती थी ना, उसकी सेल डाउन होने लगी। तो सैमसंग के बिजनेस स्पेशलिस्ट यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने ये तय किया कि वो जो है वो अपनी सर्विस सेंटर की जो टीम होगी ना, वो अल्टीमेटली सिर्फ टीवी, स्पेसिफिकली टीवीज़ के लिए जो है वो लोगों के डोर स्टेप में जाएगी, यानी कि लोगों के घर जाके उनके टीवीज़ रिपेयर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर टीवी वारंटी में होगा तो फ्री में रिपेयरिंग होगी, या फिर टीवी वारंटी में नहीं होगा तो आपको पैसे वगैरह जो है वो पे करने पड़ेंगे। ऐसी वाली सर्विस हम जो है वो डोर स्टेप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस सर्विस को, इस मैसेज को कस्टमर तक कन्वे कैसे किया जाए। इसके लिए मार्केटिंग टीम में एक बंदे ने सजेशन दिया कि भैया क्यों ना हम ऐसा करें, इमोशनल मार्केटिंग का इस्तेमाल करें, इमोशनल टीवी कमर्शियल बनाए, क्योंकि इंडिया के 90% लोग जो होते हैं ना वो
1 मिनट के अंदर किसी भी चीज़ को इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर हम इमोशनल मार्केटिंग के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करवा देते हैं कि हम जो है वो हमारे टीवीज़ के साथ साथ आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर आपके घर में आएंगे और आपके टीवी की जो भी रिपेयरिंग होगी वो करके देंगे, वो भी फ्री में अगर वो वारंटी के अंदर है, राइट। क्यों ना हम इमोशनल मार्केटिंग कैंपेन का इस्तेमाल करें ताकि हमारी सेल्स बूस्ट हो जाए। सैमसंग ने इस चीज़ को तुरंत इम्प्लीमेंट किया और बनाई ये वाली ऐड। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। ये जो ऐड है ये यूट्यूब के ऊपर 2012 में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक देखने वाली ऐड गई थी। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिकली लोगों ने इस वीडियो को देखा था। उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो ये जो ऐड थी, इस ऐड की वजह से सैमसंग की जो टीवी की जो प्राइस थी ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से उन्होंने 2012 के अंदर वो जो है वो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट टीवी मेकर्स बन गए थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा टीवी जो है वो सबसे ज़्यादा फ्लैट टीवी LCD टीवी जो है वो सैमसंग ने बेचे थे अपने इमोशनल मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।